जय हिंद साथियों, आज ऐसे भी बढ़िया होंगे। भारत की वर्तमान समकालीन सरकार के अमृतकाल के झुनझुने के पीछे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिज्ञा दोहराने वालों को गालियां दी जाती हैं। पेरियार जी की बात करने वालों को राक्षस कहा जाता है। सांसदों को कटवा आतंकवादी से संबोधित करके सड़कों पर घसीटा जाता है। गांधी जी पर गोली चलाई जाती है और खुशी मनाई जाती है। धर्म विशेष राष्ट्र की मांग रखने वाले, धर्म विशेष राष्ट्र की चाहत रखने वाले दिल्ली रेड फोर्ट से तारीफें बटोरते हैं। बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाती हैं और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली आरएसएस की ओपनली सराहना की जाती है। और इन सब का परिणाम एक ऐसा शर्मनाक दृश्य जिसमें 71 साल का एक संकीर्ण मानसिकता वाला तथाकथित वकील सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में चिल्लाता है और कहता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अपने जूते से भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर कार्यरत जस्टिस बी आर गवई पर अटैक कर देता है। द रीजन बिहाइंड द इंसिडेंट सिर्फ ये कि जस्टिस बी आर गवई साहब एक चीजें होने से पहले एक विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं, दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार की गधेरी हरकतों से ये साबित करने की कोशिश की जाती है। एंड द सेकंड रीजन इज प्रतिक्रिया है उस बयान की जो जस्टिस बी आर गवई साहब ने बोला, अपने भगवान को बोलो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। साथियों, ये जूता मात्र एक जूता नहीं है, ये जूता प्रतीक है मनुवादी की उस सोच का जिसकी हमेशा ये कामना रहती है, दलित, शूद्र, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी कितना भी ऊपर उठ जाए, कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, कितनी अचीवमेंट्स कर ले, वो रहेगा आरएसएस के तलवे के नीचे। इस प्रकार के प्रकरणों पर महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी की याद आती है, भीमराव अम्बेडकर जी की याद आती है, इनके संघर्षों की याद आती है। इन्होंने अपने समय में क्या क्या किया। अगर ये उस समय, अगर ये माता सावित्रीबाई फुले और हमारे ज्योतिराव फुले साहब अगर उस समय भी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय अगर लड़े ना होते तो आज हम यहाँ खड़े ना होते। ये केवल एकमात्र इंसिडेंट नहीं है आज के समय का। हरियाणा के एक दलित आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार जी, 2001 बैच के टॉप ऑफिसर, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। 8-9 पेजेस लंबा सुसाइड नोट छोड़ते हैं। उस सुसाइड नोट में अपने 15 सीनियर्स के नाम उल्लेखित कर उन पर जातिगत भेदभाव, मेंटल टॉर्चर और पब्लिक ह्यूमिलिएशन का आरोप लगाते हैं। और इस मामले में ठंडा होने से पहले संदीप लाठर जी जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, उनकी भी आत्महत्या का केस आ जाता है और वो उन्हीं मृत पूर्ण कुमार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं। घटनाएं देखने में तो अलग अलग जरूर लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। जातिवाद, सत्ता का दुरुपयोग, न्याय सिस्टम की अवमानना। क्या वर्तमान भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाना चाहती है, उस पर अपना हवा जमाना चाहती है? इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस सिस्टम की काली परतें। 7 अक्टूबर 2025 11:30 के आसपास सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच केस मॉनिटरिंग कर रही थी। तभी एक 71 साल के वकील राकेश किशोर जी डेस्क की तरफ आते हैं। अपने जूता निकालकर सीजीआई की तरफ हमला करते हुए कहते हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस भगवान जी का नाम लेकर राकेश किशोर ने यह उद्दंडता का प्रयास किया, उसी भगवान ने जूता सीजीआई तक जाने से रोक दिया। उस प्रभु की लीला अपरंपार है। उस प्रभु की लीला ये गधे मानसिकता वाले क्या जाने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले क्या जाने, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले क्या जाने। उस सुरक्षा कर्मियों ने तभी राकेश किशोर को पकड़ा और उस राकेश किशोर तभी भी बेझिझक और अकड़ में पूरी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने सीजीआई बी आर गवई पर फेंका था, चंद्रन पर नहीं। ऐसी ऐसी उद्दंडता प्रवृत्ति के व्यक्ति डिग्री कैसे पा जाते हैं, मैं तो ये पल्ले नहीं पड़ता। इस पूरे प्रकरण की प्रतिक्रिया पर सीजीआई गवई साहब कहते हैं बिल्कुल शांत भाव से कि ये सब चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती। नॉट एंड कंटिन्यू। साथियों, ये कोई फिल्म का सीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वास्तव में हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, नॉट इन रियल, इट्स रियलिटी। राकेश किशोर जी इस पूरे प्रकरण के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद कहते हैं, परमात्मा का आदेश मुझे आया, जो परमात्मा ने मुझसे करवाया वो मैंने कर दिया। व्हाट द फक यार। बिल्कुल अफसोस नहीं। ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। मतलब आप रोड चलते किसी को भी धक्का दे दो, नाले में किसी का भी गला काट दो, किसी का दुष्कर्म कर दो, किसी बालिका को छेड़ दो, बोले मुझे तो नींद आ रही थी, मुझे तो कोई शक्ति थी मेरे ऊपर, परमात्मा ने करवाया। इन साहब की डिग्री पागलखाने में एक्सेप्ट नहीं की गई तो ये शायद सुप्रीम कोर्ट में भर्ती हो गए। और इन सब बातों के पीछे मेन रीजन आता है कि कुछ ही समय पहले जस्टिस बी आर गवई साहब ने पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन खारिज कर दी थी और पीआईएल के थ्रू डिमांड की गई थी कि अरेबिक आक्रमण से खंडित हुई भगवान विष्णु की मूर्ति की रिपेयरिंग में सहमति दे कोर्ट। और इस पर गवई साहब ने खारिज करते हुए कहा, भैया आप भगवान विष्णु के भगत हो, आपके पास में सिद्धियां हैं, तपस्या करो और भगवान से कहो शायद वो खुद बना दे। बिल्कुल सही कहा एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। यार अगर भगवान कोई शक्ति ऐसी कुछ है तो वो दैट्स अनलिमिटेड। और आप उसे एक मूर्ति में एक रूप देकर, एक नाम देकर उसको आप सीमाएं दे देते हो।
समझ आता है आपको? राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलग अनादि अरूपा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपके आपके अनुसार आपके भगवान जी आपके धर्म ग्रंथों में लक्ष्मण जी निषाद से कह गए। ये मेरे शब्द नहीं है, पढ़ो तो जानोगे ना भैया। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, कवि साहब कहते हैं ये आर्कोलॉजिकल साइट है, एएसआई की परमिशन चाहिए। आगे वो कहते हैं कि भैया शिवलिंग पूज लीजिए आप, वो सबसे बड़ा है। अगर आपको बड़ा ही चाहिए, वो सबसे बड़ा है, आपको पूज लीजिए। फैक्ट बेस्ड बात कही। देश में करोड़ों कैसे स्पेंडिंग है भाई, लाखों लोग न्याय की उम्मीदों पे एक तारीख पे तारीख वाले झुंझुनों के चक्कर में मर रहे हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखो जरा 2025 के, भी कुछ चीज़ों में पहले डिस्कस किया था हमने। पता चला ये असलियत क्या चल रहा है कोर्टों में, क्यों इतने केसेस पेंडिंग है, क्या है हालत न्याय सिस्टम की। लेकिन आरएसएस बीजेपी के छर्रे सांप्रदायिक पीआई लेकर कोर्ट में आ जाते हैं। भैया पहले हमारा फैसला करो। कभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, कभी फिल्म बैन करने, कभी हिस्टोरिकल साइट पर पूजा की मांग। मस्जिद खोदो मंदिर मिलेगा और मंदिर को खोदो बुद्धा जी मिलेंगे। कहाँ तक जाओगे? और किशोर जी को ये लगा कि भैया भगवान जी का अपमान कर दिया गवई साहब ने। भगवान जी ने तो नहीं कहा कि मुझे अपमान महसूस हुआ। और इन सब घटनाओं के बाद भी गवई साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्रवाई मत करो, जस्ट डोंट केयर। ये गधे कर लेंगे क्या बराबरी उन महापुरुषों की जिन्होंने मनवादी अत्याचार सहे? कर लेंगे ये बराबरी, और गवई साहब की बराबरी कर लेंगे ये जो जूता मार रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। और अगर इस लेक्चर की दूसरी कड़ी पर बात करें, 7 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:30 के आसपास सेक्टर 11 चंडीगढ़ 161 हाउस नंबर में आईपीएस पूरन कुमार यादव अकेले और उनकी वाइफ जी आईपीएस अवनीत जी सीएम नायब सैनिक के साथ में जापान के दौरे पर थी। पूरन कुमार यादव जी शामपुर बेसमेंट में जाकर खुद को गोली मार लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे रिपोर्ट, इनकी जेब से 8-9 पेजेस का एक लेटर मिलता है जिसमें डीजीपी शत्रुजीत सिंह कापू, रोहतक एसपी नरेंद्र विजरनिया, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा सहित 15 नाम दिए और जातिगत भेदभाव मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया। और इस नोट को टाइटल दिया कि अगस्त 2020 से हरियाणा के सीनियर अफसरों द्वारा मेरा जातिगत भेदभाव अब सहन से बाहर। इन सब घटनाओं को देखते हुए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुक्र मनाओ रब का कि मैं किसी भी सरकारी पद पर, होमगार्ड पीआरडी, जब इतने बड़े बड़े पद पर बंदे सुरक्षित नहीं हैं तो ये छोटे वालों को क्या हाल होता होगा ये समझो जरा। मैं तो सौभाग्य मानूंगा अपना भैया, मुझे मुझे नहीं मिली यस्सर वाली नौकरी, मुझे नहीं मिली। उस समय थोड़ा दुख हुआ कि हाँ भैया मेरा मेडिकल कैसे अनफिट रहा, थोड़ा दुख हुआ 2-4 महीने। लेकिन आज के जो समय देखा जाता है उन समय तो भैया बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत फॉर्चुनेट कहूँगा मैं तो इसको कि हाँ भैया बहुत अच्छा हुआ कि मैं नहीं कहीं सिलेक्ट हुआ। जब एक आईपीएस अधिकारी तक को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो सुसाइड तक करने की सोच लेते हैं, तो भैया ये जो चेहरे चपाटे हैं छोटे मोटे, इनका क्या होता होगा? जो ऐसा ही दरोगा और वो नॉर्मल हमारे कांस्टेबल, होमगार्ड्स, टीआरडी, ये सब हैं, इनका क्या होता होगा? ट्रैफिक पुलिस है, इतने छोटे मोटे जो पद पर हैं, इनका क्या हाल होता होगा जब आईपीएस अधिकारी तक को इतना प्रताड़ित कर दिया जा रहा है। पूरन जी लिखते हैं कि 2020 में मैं अंबाला के मंदिर गया, तब से डीजीपी मनीष यादव जी ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मेरी छुट्टियां पास नहीं की जिस कारण से मैं पिताजी से आखिरी समय में नहीं मिल सका। एससीआर में अनियमितताएं और एससी अफसरों के प्रमोशन में देरी, सरकारी आवास गाड़ी सब छीना मुझसे। और जब इन सब की शिकायत मैंने सीएम साहब से की तो वहां से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। अवनीत जी ने एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर कराई और आरोपियों को बर्खास्त करने की और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की और फैमिली सिक्योरिटी की भी मांग की। लेकिन इन सब का रिजल्ट क्या रहा? डीजीपी मुख्यमंत्री सेवक नायब सैनी से मिलते हैं, जांच का दावा तो होता है लेकिन एक्शन, कपूर जी को छुट्टी दे दी और बिजरनिया का तबादला। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी, विपक्ष का राजनीतिक दबाव चलता है। फिर कांग्रेस कहती है मनवादी तंत्र अभिशाप। राहुल गांधी जी परिवार से मिलते हैं और कहते हैं ये मात्र एक परिवार का मामला नहीं है, ये पूरे दलित समुदाय पर संकट है। सक्सेसफुल इतनी उपलब्धियां हासिल किए हुए अधिकारी को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बाद में आता है वो ट्वीट और रोहतक पानीपत की रोड पर संदीप लाटर जी का शव, 6 मिनट का वीडियो, 3 पेज का नोट और दावा करते हैं आईपीएस पूरन कुमार जी भ्रष्ट हैं। गैंगस्टर इंद्रजीत से 50 करोड़ की डील से संबंधित भी लिखते हैं। जाति का बहाना बनाकर सिस्टम हाईजैक किया और ईमानदार अफसरों को हटाया और कहते हैं कि करप्ट ऑफिसर्स को लगाया। लाठर जी स्वयं को भगत सिंह जी से कंपेयर करते हैं और कहते हैं सच्चाई के लिए मेरी आहुति। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, लाठर के नोट में अमनीत, पूरन के गनमैन सुशील और एमएलए अमित रत्न का नाम देते हैं। लेकिन पूरन कुमार जी तो स्वर्गवास हो चुके थे, तो लाठर पर दबाव किस बात का था? क्या ये एक काउंटर नैरेटिव था? बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया पूरन कुमार जी के परिवार ने आज 8 दिन तक। और इनके सपोर्ट में भीमसेना प्रमुख नवाब तलवार जी ने भी प्रतिक्रिया दी। 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेक्टर 24 चंडीगढ़ आ रहा हूं अपने भाई दिवंगत आईपीएस श्री पूरन कुमार जी की शहादत को नमन कर उनके परिवार का दुख बांटने के लिए मैं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेक्टर 24 चंडीगढ़ आ रहा हूं। तानाशाही के हद पार हो रही है, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। भीमसेना को सूचना मिली है
कि आईपीएस वाई पूरन कुमार जी का शव सबरन पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। बीजेपी की सरकार कान खोल करके सुन लो, दोषी अफसरों के सस्पेंड हुए भी ना, दोषी अफसरों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने से पहले यदि उस पवित्र गोरी को हाथ भी लगाए ना, अपने गंदे दबाक हाथ यदि तुमने लगाए, तो हरियाणा में शांति देखना चाहते हो ना, हम भी देखना चाहते हैं। ये शांति बनी रहे तो अच्छा है। अगर ये भीमसेना का मुखिया ये नवाब सतपाल तंवर बिगड़ गया ना, तो बाद में मत कहना। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा मेरी धरती है, मैं हरियाणा को शांत रहने देना चाहता हूँ। तो तुम भी तानाशाही को बंद कर दो, दोषी अफसरों को गिरफ्तार करके जेल भेजो, सस्पेंड करो। अब ये परिवार की बिना अनुमति के यदि तुमने उस पवित्र देह को हाथ भी लगाया तो परिणाम तुम खुद ही देख लेना। कान खोल करके सुन लो, याद रखना। जय भीम जय भारत। और आ रहा हूं मैं चंडीगढ़ 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। साथियों, ये जो घटनाएं हैं सिस्टम की नाकामयाबी 2020 से 2025 के बीच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कितने केसेस आए हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। आपका सवाल ये सब क्यों? सीजीआई गवई साहब दलित बौद्ध और पीआईएल खारिज करते हुए कहा भगवान से बोलो भैया, वो करेंगे आपकी सहायता। और मनवादी और हिंदुत्व कट्टरों को और राजनीति में धर्म का सहारा लेने वालों को ये बात खटक गई, गवई साहब हिंदू विरोधी हैं, ये पोस्ट ट्रेंड करने लगे। हरियाणा के पूर्ण कुमार जी अपनी जाति दलित से आईपीएस रैंक तक ऊंचे पद की उपलब्धि तक कैसे पहुंच गए? मनवादी सोच को ये बात खटकी। वो कहती है हद में रहो, हम मुंह से पैदा हुए, तुम यहाँ से पैदा हुए, तुम पैरों से पैदा हुए, तुम वहां से पैदा हुए, कोई हाथ से पैदा हुआ, कोई नाक से, कोई कान से, कोई मुंह से, कोई कंधे से, कहीं से पैदा हो रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया में भारत को छोड़कर सभी एक जगह से पैदा होते हैं, लेकिन भारत हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे लोग शरीर के अलग अलग भागों से पैदा हो जाते हैं। बड़ा साइंस, बड़ा टेक्नोलॉजी इन दैट। अकॉर्डिंग टू द वायर डेमोक्रेसी खतरे में है। बीजेपी के छर्रे चुप, विपक्ष गरम। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मनवादी जातिगत जहर है, और मायावती तो बीजेपी की तरफ नरमी दिखा रही हैं। और मीडिया में प्राइम टाइम पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तान, बिहार चुनाव, एबीपी पर बुर्का, एक है तो सेफ हैं, अगली बार 400 पार, मोदी की गारंटी। राव इंद्रजीत जैसे गैंगस्टर का नाम आने पर भी शून्य जांच। क्यों? क्योंकि जवाबदेही हरियाणा सरकार की हुई। ये केसेस सिर्फ मात्र केसेस नहीं है, ये जस्टिस सिस्टम पर खतरा है, ये पूरे जुडिशरी पर संकट है। यूपी बुलडोजर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी, लेकिन फिर भी चले। दुकानों पर नाम टाकने वाले मुद्दे पर कोर्ट ने रिजेक्शन दिया, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर तनाव देखने को मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव दबंगई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सफाई की मांग की तो कहते हैं उखाड़ लो जो उखाड़ना है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को हटा दिया, क्यों? महाभियोग न लग जाए। और आडवाणी जी क्या कहते हैं? कोर्ट की राम जन्मभूमि पर कोर्ट की दखलंदाजी आस्था पर सवाल है। आज के समय भी वही जस्टिस चंद्रचूड़ क्या कहते हैं? राम मंदिर का फैसला ईश्वरीय आशीर्वाद था। गवई साहब ने आरएसएस के 100वें वर्षगांठ का समारोह का आमंत्रण स्वीकृत नहीं किया। और ह्यूमन राइट्स दलित आदिवासी महिलाएं, उनका क्या? मनुस्मृति की सोच, ब्राह्मण सर्वोपरि, थोड़े बहुत उससे थोड़े नीचे क्षत्रिय, भाई साहब गुलाम अछूत शूद्र। आज फूले अम्बेडकर साहब की बात करो तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहते हैं प्रधानमंत्री सेवक नरेंद्र मोदी जी ने गोगोई को ब्लैकमेल किया राम मंदिर के मामले पर। प्रशांत भूषण जी भी यही कहते हैं, बीजेपी का सिस्टम ब्लैकमेल करता है न्यायाधीशों को। और इन सब घटनाओं पर अजित भारती जैसे ट्रोलर कहते हैं कि गवई साहब पर जो भी वो सही किया किशोर जी ने। और बीजेपी नेता भास्कर कहता है कि हिम्मत जो है राकेश जी की वो काबिले तारीफ है। राकेश को निलंबित तो कर दिया दिखाने के नाम पर, लेकिन इंटरव्यू तो पूरी चौड़ में चल रहे हैं। और हरियाणा में पूर्ण कुमार जी पर जातिगत भेदभाव, प्रतिक्रिया में लाठर का काउंटर। लिंक क्या है दोनों में? बीजेपी पर केस सॉल्व करने का दबाव था, और लाठर जी के काउंटर सुसाइड काउंटर से वो है अब डिस्ट्रैक्ट हो गए सभी लोग। जर्नलिस्ट मनीष पुनिया जी कहते हैं भैया लाठर जी पे अगर सबूत थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? और चम्मच मीडिया से तो क्या ही उम्मीद की जा? सत्ता से सवाल है, राम 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 राम, नहीं होंगे। तो भाई जी ये सारे संकेत क्या कहते हैं? राम राज्य या फिर पीछे से मनुस्मृति का जोर? अगर सीरिया सुरक्षित नहीं है तो संविधान की रक्षा कौन करेगा, कैसे करेगा? इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या शिकायत है, क्या सुझाव है, वो दीजिए। जय भीम, जय हिंद, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।